स्केटिंग नहीं होनी चाहिए, स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, देखो 3 पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। एक आपके बॉटम पे ले लो और एक सेंटर का ले लीजिए और एक टॉप पॉइंट ले लीजिए। ठीक, एक टॉप पॉइंट लीजिए। अगर प्योरली रोलिंग की कंडीशन है, ये बॉडी इज अंडर प्योर रोलिंग मोशन, ये बॉडी इज अंडर क्या, प्योर रोलिंग मोशन, देन वेलोसिटी एट द कांटेक्ट पॉइंट विल बी, कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ये बॉडी इज अंडर प्योर रोलिंग मोशन, देन वेलोसिटी एट कांटेक्ट पॉइंट विल बी, कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, नहीं कांटेक्ट पॉइंट जहां बॉडी सरफेस को टच करे। याद रखना बेटा, प्योर रोलिंग मोशन में, जबकि हमको फील दूसरा होता है, बट याद रखेंगे अगर बॉडी प्योरली रोलिंग मोशन कर रही है, कैसे कर रही है, प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे आपका अलग अलग होता है, यानी डिफरेंट पॉइंट पे जो वेलोसिटी आपका होगा वो डिफरेंट आपका होता है। तो जो सेंटर ऑफ मास आपका होगा, अगर आपका बॉडी ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है वो v इक्वल टू v सेंटर ऑफ मास r ओमेगा के बराबर होगा। क्या होगा, v सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जो होगी वो r ओमेगा के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर ये प्योर रोलिंग कर रहे हैं तो v सेंटर ऑफ मास जो आपका होगा ये VCM इसे हम लोग कह दे रहे हैं। इसकी वैल्यू अगर रेडियस बेटा इसका r है, कितना है रेडियस, r है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक, तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास की जो लीनियर वेलोसिटी होगी v इक्वल टू r ओमेगा लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, v इक्वल टू r ओमेगा के बराबर होगा। बोला जाता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितना होगा। अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी। देखो जब हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट पे बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है, अगर हम पॉइंट ले लें, इसे A कर लो या O कर लो, इसे A कर लेते, इसे B कर लेते बेटा, ठीक। यहाँ पे जो वेलोसिटी VA की वैल्यू होगा ये VCM प्लस R ओमेगा के बराबर होता है। टॉप मोस्ट पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी होगी VA की वैल्यू जो होगी VCM प्लस R ओमेगा के बराबर होगा। तो VCM की वैल्यू है कितनी, R ओमेगा, तो R ओमेगा प्लस R ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 2R ओमेगा होगा। अब जरा सुनना, यहाँ पे जो मूवमेंट होगा इसकी रोटेशन की वजह से बॉडी इधर और इसके मूवमेंट की वजह से इधर है, तो V की वैल्यू जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसकी वजह से इधर मूव करना चाहेगा और R ओमेगा की वजह से इधर मूव करना चाहेगा। तो रिजल्टेंट यहाँ पे वेलोसिटी जो VB का होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी जो VB होगा, तो VB की बॉटम पे जो वेलोसिटी मिलेगा बेटा ये VCM माइनस R इंटू ओमेगा। यहाँ पे उसी डायरेक्शन में मूव भी कर रहा था, उसी डायरेक्शन में रोटेशन भी हो रहा था, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो जब सपोर्ट करेंगे जब दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे बेटा, तो उस केस में कंडीशन क्या बनेगा, VCM माइनस कितना हो गया, यहाँ पे VCM प्लस R ओमेगा, बॉटम पे VCM माइनस R ओमेगा, और VCM की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी R ओमेगा है, तो R ओमेगा माइनस R ओमेगा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये वैल्यू हमारा 0 आ जाता है। ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। इतना कौन कर दिया बेटा, तो VCM की जो वैल्यू आपकी होगी वो R ओमेगा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या R ओमेगा माइनस R ओमेगा, यानी बॉटम पे जो वेलोसिटी आपका हो गया 0 हो गया, टॉप पे वेलोसिटी देखो 2R ओमेगा है बेटा, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, R ओमेगा है। तो एक कितने क्वेश्चन बनते हैं, फॉर प्योर रोलिंग, ठीक, फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड सरफेस इज नेसेसरी और नॉट, तो आप बोलोगे नेसेसरी होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं यहाँ पे होगा तो बॉडी स्लिप करेगी, स्लाइड करेगी, तो फ्रिक्शन का होना कंपलसरी है। दूसरा क्वेश्चन, जो वेलोसिटी प्योर रोलिंग में होगा ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी विल बी सेम और डिफरेंट, तो उस केस में आप बोलोगे कि वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट इज डिफर एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर क्या, टॉप मोस्ट पॉइंट एंड मिनिमम वैल्यू फॉर किसमें, लोवेस्ट पॉइंट, ठीक। हम लोग को जबकि ऐसा फील होता है बेटा कि जब गाड़ी आपकी रोड पे चल रही है तो जहाँ कांटेक्ट पॉइंट में उसकी वेलोसिटी है, एक्चुअली उस समय उसकी वेलोसिटी अगर वो स्किड नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी 0 होता है। अगर स्केटिंग नहीं हो रही है तो वेलोसिटी जो आपका होगा वो बॉटम पॉइंट का क्या रहेगा, आपका 0 रहता है। तो उस केस में वेलोसिटी की वैल्यू बॉटम पॉइंट पे आपका 0 होता है, जबकि फील होता है कि रोड पे गाड़ी चल रही है तो चल रहा होगा,
अगर वो चला तो इसका मतलब आपकी गाड़ी स्किड कर रही है। जैसे कभी कभी कुछ कीचड़ वगैरह हो, आप ब्रेक मारिएगा, ये क्या करती है गाड़ी, स्किड कर गई, तो वो कंडीशन स्किडिंग की होगी, चाहे बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो। अगर फॉरवर्ड स्किड करेगी तो आप आगे की तरफ जाओगे, बैकवर्ड स्किडिंग होगी तो कहाँ, पीछे की तरफ जाएंगे। यानी जितना रिक्वायरमेंट है, जितना वेलोसिटी होना चाहिए उससे हमेशा लेसर होगा। तो ये कंडीशन आपका होता है बेटा प्योर रोलिंग के लिए। तो लिख लीजिएगा, क्या लिखा है हेडिंग बेटा, प्योर रोलिंग। देखिए मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ ऐसे कर लो, मोशन ऑफ ए इसी टाइप में मोशन ऑफ ए रोलिंग बॉडी कर लो, या प्योरली रोलिंग बॉडी कर लो। मोशन ऑफ ए प्योरली रोलिंग बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल surface on horizontal surface is the combination of linear motion and rotational motion हो गया। नेक्स्ट लाइन से कलर पेन से लिख लो, ए बॉडी rolls on a surface when the surface has frictional force, यानी सरफेस में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स। देखिएगा, which develop torque on the body for rolling motion आगे लिखिएगा, during pure rolling the linear speed of the body will be different at different points and it is maximum at the top and zero at the contact point। ऐसे बेटा बना लो, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है, ठीक, नोट कर लीजिए। मतलब अगर बॉडी प्योर रोल कर रहे हैं तो उस केस में टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी 2r ओमेगा के बराबर, और बॉटम की वेलोसिटी जो होगी वो मिनिमम होगी, 0 होगी, और जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो r ओमेगा के इक्वल होगा। एक चीज ध्यान रखना, जो हम लोग बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास पे लीनियर वेलोसिटी की, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक चीज यहाँ से और कन्फर्म कर लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी r ओमेगा के बराबर है। बट इसी क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दें अगर, कि बेटा इस पॉइंट पे अगर हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालें, क्या निकालें, रिजल्टेंट वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की नहीं,
उस हॉरिजॉन्टल पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाला जाए, तो उस केस में जो वेलोसिटी मिलेगी आर ओमेगा तो इधर की वजह से, और किसका सेंटर ऑफ मास का हुआ राइट वर्ड, और इसके रोटेशन की वजह से आर ओमेगा कहाँ मिलेगा डाउनवर्ड। तो एक यही अलग से हम लोग बना लेंगे बेटा कि अगर ये आपका रेडियस इसका आर है, रेडियस कितना है आर है, हम लोग इसे टॉप पॉइंट के लिए कह लिया, यहाँ इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आप निकालो सेंटर ऑफ मास की नहीं, ये जो वेलोसिटी है VCM है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है बेटा। अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं, अगर हमने यहाँ पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पॉइंट अच्छा बी नीचे लिया है ए बी, और यहाँ पॉइंट मान लो सी ले लिया, इसकी जब वेलोसिटी रिजल्टेंट निकालोगे तो देखो आर ओमेगा इधर की तरफ है और रोटेशन इससे अगर ओमेगा से हो रहे हैं तो आर ओमेगा डाउनवर्ड होगा। तो इस पॉइंट के रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगा ये कुछ मिलेगा अंडर रूट कितना आर ओमेगा यानी VCM, और ये आर ओमेगा हो गया इसके रोटेशन की वजह से, तो आएगा अंडर रूट आर ओमेगा के स्क्वायर प्लस कितना आर ओमेगा के स्क्वायर, यानी कि आर ओमेगा रूट कितना आएगा 2 के बराबर आ जाएगा। तो इस VC की जो वैल्यू होगी अगर इस पॉइंट के लिए पूछा जाएगा बेटा तो आर ओमेगा रूट 2 के बराबर हो जाएगा, या कह लो VC रूट 2 के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन जैसा डिजाइन किया जाएगा उससे अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या होगा चेंज हो जाएगा। यहाँ जो वेलोसिटी हम लोगों ने लिखा है ये इस पॉइंट का नहीं लिखा है, सेंटर ऑफ मास का लिखा है, तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आर ओमेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा प्लस आर ओमेगा 2 आर ओमेगा, और लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है आर ओमेगा इधर जा रहा है, तो लोवेस्ट पॉइंट की वैल्यू कितनी मिल गई 0। लेकिन अगर हम लोग को पूछा जाता कहीं क्या इस मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितना होगा, तो आर ओमेगा राइट वर्ड आर ओमेगा डाउनवर्ड, तो रिजल्टेंट वैल्यू आपकी क्या आर ओमेगा रूट 2 के बराबर हो जाता है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन करेंगे। हो जाएगा, नोट कर लीजिए। जल्दी करो बेटा। हो गया। एक तो नुकसान ये होता है कि पता लगा 1 हफ्ते बाद पीरियड है तो शुरू करिए तो 10 मिनट पीछे वाला को लेट हो। इसीलिए मैंने बोला था जिनका भी लगाइए एक बार लगा दीजिए उसका खत्म हो जाए। हाँ तो रीजन वही है ना, 10 दिन बाद कोई लेक्चर होगा तो पता है जो पढ़े थे तब तक वो 0 हो गया। ठीक, एक्चुअली इस बार शेड्यूल इतना बेकार लखनऊ वाले पता नहीं कौन पागल बना दिए हैं, अब क्या बोला जाए। हाँ जैसे कंटिन्यू रहता तो कंटिन्यू टाइम भी बचता है। जैसे अभी मान लो अब 1 हफ्ते बाद कोई लेक्चर किसी का आ रहा है, अब वो शुरू करेगा तो 5 मिनट पीछे वाली कहानी पहले बताएगा 10 मिनट, ठीक, तब तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। तो ये 10-10 मिनट 4 लेक्चर मिला के एक लेक्चर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या बोला जाए यार, शेड्यूल क्या हो गया बेटा। इससे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था जो भी जब मान लो 2 टीचर पढ़ाते हैं, एक टीचर को बोल दिया पहले पढ़ा ले, चाहे मैं पढ़ा लूँ चाहे वो पढ़ा ले, कम से कम एक रहेगा तो सिस्टमेटिक चल जाएगा, फिर एक पोर्शन वो पढ़ा देंगे। अब कंडीशन वो भी जो है अब उसमें आधा बीच में पता लगा रिलेट हम करे कोई और रिलेट करे तो ना तो इधर बन रहा है ना उधर बन रहा है। चलिए लिखिए बेटा
हो गया बेटा। तो ये कंडीशन आपका होता है। प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी, हेडिंग करिएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखिएगा। द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज of various particles, sum of the kinetic energies of various particles of rotating body, of rotating body is called rotational kinetic energy, is called rotational kinetic energy, is called rotational kinetic energy। हो गया, क्या कहना है बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आपका होता है बेटा, अगर जैसे हम लोग क्या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² पढ़ते थे, ठीक, आपको पहले समझाया था। जो क्या रोल आपका मास का होता है ट्रांसलेशनल मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल होता है रोटेशनल मोशन में। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ आई, एम की जगह पे आई, वी की जगह पे हो जाएगा ओमेगा। तो लिखिएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के ए रोटेशनल इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई इंटू क्या ओमेगा स्क्वायर। हम लोगों ने उसको लीनियर मोमेंटम के टर्म में वहाँ पे पढ़ा था। जरा ऐसे देख लो, अलग से इसको लिखिएगा नहीं, समझने के लिए ही बना दे रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था बेटा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हाफ mv² लिखा था ना। इसमें बेटा m से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो, तो m² इंटू v² अपान m हो जाएगा, और m इंटू b बराबर होता है p। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरा फार्मूला पढ़ा था हाफ p² बाई क्या m, या p²/2m आप कहते थे। तो जो कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था वही कंडीशन आप आके इसमें ले लीजिए, रोटेशनल में कर लो। बस जहाँ पे मास लिखते थे वहाँ पे आई कर लो, जहाँ पे v लिखते थे वहाँ पे ओमेगा कर लो, जहाँ पे p लिखते हैं वहाँ पे l लिख लेंगे। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग बेटा l से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? l से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूला बन जाएगा इसी में, तो के ई रोटेशनल इक्वल टू हाफ I² ओमेगा स्क्वायर अपान आई। तो आई ओमेगा का वैल्यू होगा यल, तो l² अपान कितना आई, यानी कि या कह सकते हो l² अपान 2i, इसी को कह लेते हैं। तो ये केस आपका होता है अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी आपने क्या रोटेशनल मोमेंटम और क्या किसके टर्म में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में लिखेंगे तो फार्मूला हमारा ये बन जाएगा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे तो फार्मूला ये बन जाएगा। इसी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कह लेते हैं बेटा। क्या कहेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कह लेंगे। नोट कर लीजिए, ये रोटेशनल है, रोलिंग नहीं। अभी जैसे एक चीज कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, फैन चल रहा है, ये रोल कर रहा है कि रोटेट हो रहा है? ये रोलिंग मोशन कर रहा है कि रोटेशनल मोशन कर रहा है? हाँ, ये रोटेट हो रहा है। अगर कोई भी बॉडी बेटा अपने एक्सिस पे घूमेगा ना तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। कोई बॉडी अपने एक्सिस पे घूमने के साथ साथ आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब उसे कहेंगे रोलिंग मोशन। तो ये रोटेशनल है। जैसे साइकिल या गाड़ी को आप क्या स्टैंड पे खड़ा कर दो, स्टार्ट कर दो, ठीक, तो वो उसका व्हील जो अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन बोलेंगे। और जब रोड पे दौड़ाते हैं तो उसे रोलिंग मोशन बोलेंगे, ठीक। तो ये हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन पढ़ा है। किसका? रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? वो अपने एक्सिस पे खाली रोटेट हो रहा है, वहां रोल नहीं, मतलब आगे नहीं मूव कर रहा है, अपने एक्सिस पे केवल है। तब उस कंडीशन में फार्मूला बनेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या इक्वल टू होगा हाफ l² अपान आई, या l² अपान 2i आप लिख सकते हो, ठीक। तो ये कंडीशन होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग करिएगा, यूनिट वही रहेगी बेटा जूल। यूनिट क्या रहेगा? जूल, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। वो रोटेशनल वाला था, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रोलिंग। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी।
टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। अब सुनना बेटा, जब कोई भी बॉडी रोल करेगा ना, ठीक, तो वो आगे की तरफ भी मूव कर रहा है और प्लस अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। आगे की तरफ भी बेटा फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे एक तो हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर और प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक, अगर कोई बॉडी बेटा रोल कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, तो उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आप बोलोगे क्या, हाफ एम बी स्क्वायर, जो आपने पुराने जमाने में पढ़ते आए हो काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम बी स्क्वायर हो गया। और जब वो रोल कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों के सम के बराबर होगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखिएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी आप रोलिंग बॉडी लिखिए, ड्यूरिंग रोलिंग मोशन, ड्यूरिंग रोलिंग मोशन ऑफ बॉडी, ड्यूरिंग रोलिंग मोशन ऑफ बॉडी, it has both translational and rotational kinetic energy. 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 तो उसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी होता है। इट हैज बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दैट इज आप ऐसे लिखना पूरा यहाँ बेटा, के ई रोलिंग इक्वल टू के ई ट्रांसलेशनल प्लस के ई रोटेशनल। तो के ई ट्रांसलेशनल प्लस के ई क्या हो जाएगा, रोटेशनल, दोनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, लेट कैसे हो गई बेटा, अच्छा ऑटो वाले ने लेट कर दिया, बैठिए। तो के ई ट्रांसलेशनल प्लस के ई रोटेशनल, ट्रांसलेशनल पूरा लिखना चाहिए, लिखना टी आर ए एन एस एल ए टी आई ओ है, ठीक, बड़ा था इसलिए हमने ट्रांस लिख दिया। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होता है बेटा हाफ क्या, एम बी स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी आपने पढ़ा था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर हो गया बेटा प्लस हाफ क्या हो गया, आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये तो कंडीशन हमारा हो गया यहाँ से ट्रांसलेशनल, ठीक, और रोटेशनल। अब हाफ एम बी स्क्वायर, जरा सा इसी को हम लोग थोड़ा सा रिकन्वर्ट कर लेंगे बेटा। देखो ओमेगा इक्वल टू होता बी बाई क्या, आर। ओमेगा की वैल्यू भैया जब बीच में आया करिए तो पहले पूछ लिया करिए, पहले दिन आए हो हैं, अब ऐसा थोड़ी नहीं जब मर्जी आओ तो घुसा हो। ठीक, बैठिए। हाँ जी, नहीं आप अगर गए बाय द वे लेट हो गया किसी कारण से, तो जब आइए तो परमिशन ले लिया करिए। हाँ भैया नहीं लिए थे ना, अरे अब एक ने गलती कर दिया तो मतलब अब वही है कि एक लोग हेलमेट लगा के ना जाए तो सब लोग ना लगाए हैं। बैठ चलो देखो, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ क्या हो गया बेटा, आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी ऐसे ही एक बार कंपनी बाग पे ट्रैफिक पुलिस चेक कर रही थी, ठीक, तो उस समय जो है एक लोग को पकड़ी, मतलब दो नहीं 3 लोग थे, विदाउट हेलमेट भी थे। उनको रोकी, तब तक साइड से दूसरे वाले ट्रिपलिंग वाला भाग लिया, मतलब वो निकल लिया उसको। भाई जैसे हम मान लो आपको पकड़ रहे हैं, तब तक दूसरा साइड से निकल गया, तो वो एक्सक्यूज क्या दे रहा है, हम 3 हैं, हमको पकड़ लिए आप, वो 3 थी उनको तो नहीं पकड़े आप। ठीक, तो मतलब वो निकल गए, आप साइड से बात अलग है ना, हर चोर तक पकड़ाता है ना। चलो ठीक, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसको, इसको बी के टर्म में कन्वर्ट करना है ओमेगा को, तो ओमेगा को जब बी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, इसको अगर ओमेगा को बी के टर्म में कन्वर्ट किया जाए तो क्या आएगा बेटा, देखो जरा समझिएगा, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का हम लोगों ने लिखा था, ठीक, एम के स्क्वायर के बराबर था, आई इक्वल टू, ठीक, एम आर स्क्वायर तो स्पेशली पॉइंट शेप के लिए लिखते हैं, ठीक,
और जब हम लोग किसी भी अननोन बॉडी के लिए जिसका शेप हमें पता नहीं है, तो हाँ एक टर्म बताया गया था रेडियस ऑफ गायरेशन, याद करो रेडियस ऑफ गायरेशन आपको बताया गया था। तो किसी भी बॉडी का अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो आई इक्वल टू क्या, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लिखेंगे तो क्या होता था, m इंटू के स्क्वायर के बराबर होता था। तो हम यहाँ पे आई की जगह लिख लेंगे बेटा m की स्क्वायर इंटू ओमेगा की जगह लिखेंगे v अपान क्या r कैपिटल में लिखा है स्मॉल में कुछ नहीं लिखा, r का होल स्क्वायर। आप यहीं लिख लेना अगर नहीं मालूम होगा, सिंस v इक्वल टू कितना होता है r ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू v बाई r होगा। आपने जब आपको पढ़ाया गया होगा कौन सी सर्कुलर मोशन, ठीक है, तब उसमें बताया गया होगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करते बेटा, थोड़ा सा रीअरेंज करते, हाफ m और v स्क्वायर ये कॉमन है, एक लाइन लिख देने तो गड़बड़ करेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ, इसको जो इधर करते इसको इधर करते, हाफ एम बी स्क्वायर को बाहर कर लिया, यहाँ आएगा के स्क्वायर अपान कितना आर स्क्वायर को एक साथ में कर लिया। ठीक बेटा, इन दोनों में देखो हाफ एम बी स्क्वायर कैसा है, कॉमन है ना, इसको अलग कर लो यार, हाफ एम बी स्क्वायर को हमने दोनों में कॉमन कर लिया, बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ बचेगा के स्क्वायर अपान कितना आर स्क्वायर। ये हो गया के ई, किसकी वैल्यू लिख रहे हैं रोलिंग का, और ये के ई किसका वैल्यू है, हाफ एम बी स्क्वायर ट्रांसलेशनल का होता है। तो यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं, एक तो फार्मूला हमने ऐसे डिजाइन कर लिया बेटा, दूसरा कह सकते हो के ई रोलिंग इक्वल टू के ई क्या ट्रांसलेशनल ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। यानी कि अगर किसी बॉडी का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ठीक, और उस बॉडी की रेडियस ऑफ गायरेशन एंड क्या रेडियस की वैल्यू मालूम हो, तो हम लोग रोटेशनल काइनेटिक रोलिंग काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ जल्दी से समझ लीजिए कि जो के स्क्वायर होता है, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन बताया था, तो किसी भी बॉडी का जो के की वैल्यू निकालनी हो ना, तो जिस भी बॉडी के लिए निकालते हैं, हम तो एक समझा दे रहे हैं जो हमारे कॉमन यूज में आते हैं, इतना नोट करिए, पहले जल्दी से नोट करिए। यहाँ पे कर लीजिएगा वेयर, ना लिख लो यहीं पे वेयर के को कहते हैं बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, और आर क्या होता है रेडियस ऑफ बॉडी, रेडियस ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, चली गई। ठीक, तो रेडियस ऑफ क्या हो गया बेटा, बॉडी हो गया। जल्दी क्लियर। कहाँ से आ रही बेटा, हैं तब तक क्या कर रही थी, तबीयत खराब हो गई थी, आते आते खराब हो गई कि घर से खराब था, अच्छा एसएससी क्लास ले रहे थे। कहते हो सभी लोग को थोड़ा सा अपना स्टेमिना बढ़ाएं, आप सबसे बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। एक अपना पौधा सुना होगा बायोलॉजी वाले हो, छुई मुई सुना है, तो छुई मुई नहीं बनी है, लाइफ में बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक, तो इस तरह से ना बनिए कि अभी पापा मम्मी के पास हो तो पता लगा एकदम अपने हाथ से पानी भी नहीं उठाते हैं, और बाद में जाके फिर रोज क्या गाना गाओ और मम्मी फोन करो, हमको बड़ा काम करना पड़ता है। ठीक, तो इसीलिए पहले से अपनी स्टेमिना को क्या करिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज से निपटने के लिए तैयार रहा करिए। ठीक,
घर में रहिए तो थोड़ी टाइम के लिए मान लिया फैन वैन बंद कर लीजिए कि जैसे ऐसे सिचुएशन में हो। अब जो लोग घर में 1 मिनट के लिए क्या एसीस नहीं निकलेंगे तो वो पढ़ तो नहीं पाएंगे। ठीक भाई, चलो ठीक है, आपके पापा के पास पैसा है, आपने एसी वाले इंस्टीट्यूट में क्या किया, एडमिशन दिला लिया, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के 1 मिनट के कॉलेज में एसी नहीं है। तो मान लो आपने कोचिंग स्तर तक तो करा दिया, लेकिन कॉलेज स्तर पे कैसे कराओगे? या तो अपना मेडिकल कॉलेज बनवा दो भैया। ठीक, क्या तो हमारा बच्चा हमारे मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा तब तो पॉसिबल है, और जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा घर पे अगर व्यवसाय हैं तब भी क्या करिए, थोड़ा सा ऐसा अपने बॉडी को एडजस्ट करिए कि हम हर कंडीशन को फेस कर लें। ठीक, अब कल को डॉक्टर बन गए, अब मेजर ऑपरेशन है, 8 घंटे का खड़े होके क्या करना है आपको, ऑपरेट करना, पता अपना बेहोश होकर वहीं गिर गए पेशेंट के नीचे। ठीक, तो वो चीज़ें हैं, आपको मतलब आप कुछ अच्छा बनना चाहते हैं तो बड़े अच्छे कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए इन सारे चीज़ों को फेस करने से लाइट नहीं है, अब बेहोश नहीं हुई है। ठीक, अपने आप को एडजस्ट करना सीखिए। ठीक, चलो देखो, तो ये कंडीशन आपका होता है बेटा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दिखा देते हैं कि कैसे क्या करेंगे आप। ठीक, निकालेंगे रोलिंग मोशन की कंडीशन। अब होता क्या है, समझ लो के है रेडियस ऑफ गायरेशन। किसी भी बॉडी के लिए के और आर में अगर हम लोग रिलेट करेंगे, जैसे हम एक दो को बता देते हैं, इसलिए लिखा फार, कुछ बॉडी ऐसे हैं जहाँ पे के और आर दोनों की वैल्यू सेम सेम होगी, बहुत सारी बॉडी ऐसे होंगे जिनके लिए के और आर की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे हमने लिखा फार रिंग, ध्यान देना, हम लोग रोटेट कर सकते हैं रिंग को, सिलेंडर को, स्फेयर को। अब स्फेयर सॉलिड हो या हॉलो हो। ठीक, तो हम लोग लिखा फार रिंग, आपने लिखा है आई इक्वल टू होता है mr स्क्वायर, होता है ना, और mk के टर्म में लिखेंगे तो mk स्क्वायर हो गया यार। ठीक, तो देखो आर स्क्वायर अपान के यानी के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 1 ही तो आएगा भाई। दोनों आपस में कैसे हैं, सेम सेम है, दोनों आपस में कैसे हैं, सेम सेम है। पड़ोसी फैन चला रहे हैं बेटा। ठीक, तो उस कंडीशन में, अरे बंद करवाओ जल्दी से। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, तो ये केस आपका जो होता है यहाँ से आपने निकाल लिया है। ऐसे ही फार डिस्क की बात करते हैं, डिस्क की हमें यहाँ जरूरत नहीं है फिलहाल। फार अगर डिस्क की हम लोग बात कर लेते हैं तो डिस्क के लिए आपने पढ़ा था आई इक्वल टू कितना, सेंटर ऑफ मास पासिंग एक्सिस है सभी के लिए यहाँ, तो हाफ क्या लिखते थे, हाफ mr स्क्वायर इक्वल टू आएगा कितना, mk स्क्वायर। अब के स्क्वायर बाई आर निकालोगे यहाँ पे, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आ गया। तो जहां पे अगर आपका रोलिंग बॉडी मान लो डिस्क आप ऐसे लुढ़का रहे हो, तो उसके लिए जब यहाँ फार्मूले में रखेंगे ना, तो वहां पे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना रख देंगे, 1/2 रख देंगे। अगर आप मान लो स्फेयर की बात करते हैं, ठीक, इसकी स्फेयर, बेटा एक चीज एक दिन शायद मिस थोड़ा सा हो गया था, वो लिखे बताया था अगले दिन शायद ना। ठीक, तो वो कंडीशन आपका होता है, वो बात करते करते जो है इसका उसमें उसका हो गया था। ठीक, हाँ हाँ, तो उसमें अगर सॉलिड स्फीयर हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, सॉलिड स्फीयर लेते हैं, तो इस कंडीशन में आपने लिखा था आई की वैल्यू कितना होता था, 2/5 mr स्क्वायर इक्वल टू लिखोगे बेटा mk स्क्वायर। तो यहाँ से के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/5। आप अगर हॉलो स्फीयर है रोटेट कर रहे हैं तो वहां पे 2/3 होता था, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी शेप की अगर बॉडी आपको है वो रोटेट हो रही बेटा, तो उसके लिए हम लोग के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करके यहाँ से रोलिंग मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन को रिलेट करके निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये डिफिनिट शेप की बॉडी के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू डिफिनिट होगी। अब अगर ट्रांसलेशनल क्या काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना, तो उसके बेस पे आपका यहाँ से क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो
तो जो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल और क्या रोटेशनल दोनों का क्या हो गया, सम हो गया बेटा। इसी को हम लोग टोटल भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? टोटल। तो कभी कभी इस टाइप से पूछा जाता है फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोलिंग। तो अगर ट्रांसलेशनल और रोलिंग का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन और रोलिंग मोशन का फ्रैक्शनल वैल्यू। ये हो गया? जल्दी करो। नीचे पॉइंट करके लिख लीजिए। बोले देखिए, फ्रैक्शनल फ्रैक्शन आप कर लो। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ट्रांसलेटरी मोशन, एसोसिएटेड विथ ट्रांसलेटरी मोशन। देखो ये हमने फार्मूला लिखा, हमें के ई ट्रांसलेटरी अपॉन के ई रोलिंग, इनका रेशियो, इसको इधर लाओगे तो ये फैक्टर हमारा कहाँ आ जाएगा? कहाँ आएगा भाई? अगर उसके हम उधर करेंगे तो क्या आएगा? फैक्टर हमारा नीचे आ जाएगा बाई में। तो यहीं से यही समझा दें, यही ले लो, साथ में रहेगा तो आपको जरा दिख जाएगा। देखो अगर हमें निकालना है बेटा के ई ट्रांसलेशनल अपॉन के ई क्या रोलिंग, रोलिंग को ही हम टोटल कहेंगे बेटा। ये के ई रोलिंग है ना, दिख रहा हो तो दोबारा लिख दे आप। ये है के ई रोलिंग। अब जरा सुनना, ये नीचे आएगा तो ये वाला इधर वाला बाई में आएगा, तो आ जाएगा बेटा 1/1 प्लस के स्क्वायर अपान कितना आर स्क्वायर, 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हो गया के ई ट्रांसलेशनल अपान के ई रोलिंग। के ई ट्रांसलेशनल अपान क्या होगा? के ई रोलिंग की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, और रोटेशनल अपान क्या टोटल किया जाए तब उल्टा हो जाएगा, 1/1 प्लस आर स्क्वायर अपान के। लिख लो भी, दूसरा भी पॉइंट बना लीजिए। जल्दी करो बेटा। देखिए फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगला पॉइंट करो। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेटरी मोशन, एसोसिएटेड विथ रोटेटरी मोशन। मतलब के ई रोटेशनल अपान के ई रोलिंग। मतलब अब हम क्या लिखेंगे बेटा? के ई रोटेशनल अपान के ई रोलिंग। अब यहाँ लिख दे रहे हैं, समय भी कम है, 1/1 प्लस जस्ट इसी का रिवर्स हो जाता है बेटा, आर स्क्वायर अपान क्या के स्क्वायर। याद रखना अगर कहीं नीड आता है। हो जाएगा। जैसा आप देख लो, कंजर्वेशन ऑफ क्या एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है कि नहीं? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है? पढ़ा है? I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 बताया गया है कि नहीं? देख लो एक बार, क्वेश्चन बनता है वहाँ पे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ा है तो जल्दी से लिख लीजिए। लिखिएगा, आज इसे किसी तरह कंप्लीट करना है बेटा। कंजर्वेशन ऑफ, हेडिंग करो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम लोग लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं बेटा। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी देन मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल रिमेन्स कंजर्व। आपने वहां पढ़ा था लीनियर मोमेंटम में। हिंदी में कहते थे बेटा, अगर किसी भी बॉडी पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका क्या रेखीय संवेग हमेशा नियत रहता है, ठीक। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम को बोलेंगे, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन द रोटेटिंग बॉडी देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व। हिंदी में कहेंगे बेटा, अगर बाहर से किसी रोटेटिंग बॉडी पे कोई क्या टॉर्क हिंदी बल आघूर्ण ना लगाया जाए तो उस बॉडी का क्या होगा, क्या चीज, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू रिमेन्स क्या रहेगा, सेम बना रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो लिखिएगा, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क if no external torque is applied, if no external torque is applied, if no external torque is applied on a rotating body then its angular momentum will be, then its angular momentum will be always, its angular momentum will be always conserved, that is L की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इफ टाउ इक्वल टू कितना, 0। अगर किसी बॉडी पे नेट टॉर्क की वैल्यू 0 हो तो जो एंगुलर मोमेंटम L है उसकी वैल्यू बेटा रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब L इनिशियल जो होगा वो L फाइनल के क्या होगा, बराबर रहेगा। मतलब प्रारंभिक जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो फाइनल के इक्वल होगा। और L इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा क्या है, आई ओमेगा, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 के बराबर होता है। I है बेटा मोमेंट ऑफ क्या, I1 एंड I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I1 I2 क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी एंड ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ठीक, आर देयर एंगुलर वेलोसिटी, देयर एंगुलर वेलोसिटी। ये उनके एंगुलर क्या होता है बेटा, वेलोसिटीज होते हैं। तो इसके बेस पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा, I1 ओमेगा 1 की वैल्यू I2 ओमेगा 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका होता है, ठीक। चलिए हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इस पे कर लीजिए। इसका मीनिंग ये हो गया बेटा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी। अगर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाएंगे तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक। जैसे फैन चल रहा है, ऐसे एज्यूम कर लो, फैन चल रहा है, अभी जो भी इसके ब्लेड्स की मास वगैरह है उसको लेके रोटेट हो रहा है। अगर इसे तीनों पे तीन लोग को लटका दिया जाए, है ना, तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी जी, मतलब बढ़ेगी या घटेगी। अगर तीन कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रख दिया जाए तीनों ब्लेड्स पे, या तीन लोगों को लटका दिया जाए, लटका देंगे तो हिलेगा ही नहीं फिलहाल, बट अगर छोटे छोटे कुछ मास उस पर रख दिए जाए तो उसकी जो वेलोसिटी हो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। हाँ, अरे जितनी तेजी से चल रहा है पंखा बाद में भी उतना ही तेज चलेगा या उससे और तेज हो जाएगा या और कम हो जाएगा, हाँ, कम हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि जब मास उस पर ऐड करोगे तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, और जब आई की वैल्यू बढ़ेगी तो चूंकि क्या है आपका
I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, बाद में I अगर बढ़ रहा है तो ओमेगा की वैल्यू क्या करेगा बेटा, घट जाएगा। ठीक, अगर I बढ़ रहा है तो आप बिना पंखे का वहां बैठे हो भैया, अच्छा तबीयत खराब है, चलो नहीं तो लोग को गर्मी लग रही है, आप वहां बैठे हो। ठीक, तो उस केस में I1 ओमेगा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 ओमेगा 2। तो I को अगर इंक्रीज करोगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। I अगर इंक्रीज कर रहा है, हाँ ठीक, जैसे आपको यहाँ बुकों में आपने बोर्ड वाले में पढ़ा होगा, एक इसमें क्या छोटी सी बच्ची यानी डॉल का क्या फोटो बना के वहाँ पे आपके बुकों में जनरली दिखाया गया है। एक बार हाथ क्या करके फैला के क्या जब रोटेट होती है किसी रोलिंग टेबल पे, रिवॉल्विंग टेबल पे, तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम, जब पास कर लेगी तो ज्यादा। उल्टा कह लो, अगर पास में है ज्यादा है फैला देगी हाथ तो क्या हो जाएगा, कम। उसी पे क्वेश्चन बनता है बेटा आपको। ठीक, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी दी रहेगी, फिर बाद में अगर आपका क्या कर दिया गया, कोई ऑब्जेक्ट लेके और उसने क्या कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज कर दिया, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, उसी पे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन जल्दी लिख लीजिए, जल्दी करिए, लेकिन टाइम क्या हो रहा है बेटा, टाइम 3:30, आधा घंटा बचा है। क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, लगाएंगे आप घर पे। ठीक, उसके बाद क्योंकि एक टॉपिक है उसको खत्म कर दें तो फिर टाइम बचेगा तो और करवाते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए रिवॉल्विंग टेबल, ए रिवॉल्विंग टेबल इन ओपन हैंड कंडीशन। ऐसे ओपन हैंड मतलब ये है बेटा, ओपन हैंड का मतलब होता है हम लोग इसे कहते हैं ओपन हैंड यहाँ पे। ठीक, ओपन हैंड कंडीशन, इन ओपन हैंड कंडीशन लिखिएगा, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पर्सन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पर्सन about its own axis, about its own axis in this condition, about its own axis in this condition is, in this condition is, in this क्या लिखा बेटा, condition is, लिखिएगा 10 kg meter square, 10 kg meter square, and initial angular velocity, initial angular velocity, initial angular velocity is 5 radian per second, initial angular velocity is 5 radian per second। कितना है बेटा, 5 radian per second, initial angular velocity is 5 radian per second। ठीक, कितनों का साइन नहीं हुआ है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, लिखिएगा, देखिए, इफ पर्सन टेक्स ठीक 2 kg डंबल इन ईच हैंड, 2-2 किलोग्राम का एक डंबल ले लिया बेटा, 2 kg डंबल्स इन ईच हैंड, एंड डिस्टेंस ऑफ द डंबल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड डिस्टेंस ऑफ डंबल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 50 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द डंबल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, distance of the dumbbell from axis of rotation is 50 centimeter, is 50 centimeter, then 50 centimeter, then determine final angular velocity, final angular velocity of rotation, final angular velocity of rotation of revolving table, rotation of revolving table, final angular velocity of rotation of revolving table। ठीक,
जो रिवॉल्विंग टेबल है उसका बेटा एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा रोटेशन का, वो हमें निकालना है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ रिवॉल्विंग टेबल। ठीक, ये कंडीशन आपका है, यहाँ से हमें डिटरमाइन करना है वैल्यू। ठीक, निकाल लेंगे। पहले आई आपको दिया है, बाद में क्या करेंगे समझ ले थोड़ा सा। पहले उसका अपना आई दिया था बेटा, तो पहला I1 इंटू ω1 इक्वल टू 2 डंबल लिया ना, एक ही साथ में बेटा। तो एक डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मान लो स्मॉल आई है, तो एक स्मॉल आई इधर हुआ, एक स्मॉल आई इधर हुआ, तो बाद में हो जाएगा I2 की वैल्यू जो होगी I1 प्लस 2 इंटू आई इंटू ω2। अब आई की वैल्यू mr², डंबल का मास इंटू जो डिस्टेंस आपको दी है वहां से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करेंगे। बोले बेटा, लिखिए रोलिंग डाउन ऑफ ए बॉडी। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग करिए। रोलिंग डाउन ऑफ ए बॉडी, रोलिंग डाउन ऑफ ए बॉडी on an inclined plane, on an inclined plane without slipping, without slipping। बेटा थोड़ा सा टाइम को देखते हुए मैनेज करना पड़ रहा है। आपको जो पूछा जाता है वो बता दिया जा रहा है। वैसे टाइम रहता तो बड़ा एक लेक्चर का वही है पॉइंट, बट अभी आप ऐसे समझ लीजिए। देखो होता है कोई, अगर कोई इंक्लाइंड सरफेस है बेटा, सपोज दैट हाइट h है, कोई h हाइट है, ये इंक्लाइंड सरफेस है। यहाँ से एक स्फीयर लिया, एक ऐसा ब्लॉक लिया जो इस पे रोटेट कर सके, जो इस पे क्या कर सके बेटा, रोटेट कर सके। अब कंडीशन, अगर इस रिवॉल्विंग जो बॉडी है उसकी रेडियस सपोज दैट r है, रिवॉल्विंग बॉडी का रेडियस कितना है आपका, r है, तो बेटा वो नीचे, ऊपर से नीचे रोटेट होते हुए आएगा। दो कंडीशन है, अगर स्मूथ सरफेस लोगे, अगर ये सरफेस आपका स्मूथ होगा तो कभी भी रोटेट नहीं करेगा बेटा, सीधा स्लाइड करता हुआ आ जाएगा, यानी रोल नहीं करेगा, तब स्लाइडिंग करते हुए नीचे आएगा। ठीक, जैसे अगर इसमें स्मूथ होता ना, जैसे रखोगे छोड़ोगे खिसकता हुआ नीचे आ जाता है। बट यहाँ पे अगर हमें रोलिंग करानी है, प्योर रोलिंग की कंडीशन करनी है, तो उस केस में यहाँ पे एक फ्रिक्शन का होना क्या होगा, कंपलसरी होगा। फ्रिक्शन का होना क्या होगा, कंपलसरी होगा बेटा। तो उस केस में जो फ्रिक्शन होगा, देखो अगर इसकी रेडियस सपोज दैट, इसका जो रेडियस है ये अपने r ले, यहाँ नहीं लिख रहे, यहाँ लिख ले, रेडियस की वैल्यू इसकी r है बेटा। ठीक, तो उस केस में जो जब ये नीचे की तरफ रोटेट करना चाहेगा, नीचे जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा आप बता दो बेटा, देखना सर में लगे ना। खड़े हो जाओ, आप चारों खड़े हो जाओ, 1 2 3 4, जल्दी से टाइम कम है। हमने बोला कि जब ये नीचे की तरफ खिसकना चाहेगा तो इसका फ्रिक्शन जो होगा किस डायरेक्शन में रहेगा, नीचे या ऊपर, जल्दी बताओ। ये नीचे बॉडी आना चाहेगी, जब आप फ्री करोगे इसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। हाँ जी, कितने लोग कह रहे हैं ऊपर, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लाएगा ब्लॉक पे, यानी जो बॉडी है फ्रिक्शन इस पे ऊपर की तरफ लाएगा। कितने लोग बोलो, आप लोग का नीचे लगेगा। तो बोलो ना, हाथ उठाओ, कैसे हमारे सब लोग हाथ उठा रहे हैं। चलिए ठीक, तो जब भी बॉडी जिधर, ऐसे सीधे एक लाइन का स्टेटमेंट है, जब भी बॉडी जिधर मूव करना चाहेगा हमेशा फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा। बॉडी नीचे आने टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन ऊपर, अगर बॉडी को ऊपर ले जाते तो फ्रिक्शन किधर लगता, नीचे की तरफ लगता। तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, वहां पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है बेटा। कंडीशन क्या बनना है, ये फ्रिक्शन हमें ऊपर की तरफ लगेगा, इसको रोकना चाहेगा। ये जो फ्रिक्शन है, क्योंकि इसके सरफेस यानी कि अपर मोस्ट सरफेस यानी इस पेरिफेरी पे लग रहा है, और इसके रेडियस आपने कहा कितना है, r है। ये सेंटर है आपका, क्या भाई रोटेट तो ऐसे करेगा ना इसके सेंटर के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे सेंटर ये है, डिस्टेंस ये है, और फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो ये जो फोर्स होता है यही टार्क को डेवलप करता है। मतलब कहा जाए कि जो बॉडी होगी उसको रोटेट करने के लिए कौन सा टार्क डेवलप करेगा, तो बॉडी का वेट नहीं काम करता है, फ्रिक्शन जो होता है वो टार्क को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यार दूसरा समझना, जो बॉडी है बेटा इसका वेट किधर काम करेगा, डाउनवर्ड। बॉडी कहीं रखोगे तो वेट हमेशा किधर काम करता है, डाउनवर्ड।
अब बॉडी का जो वेट का इधर का कंपोनेंट होगा, अगर इस एंगल को हम लोगों ने थीटा लिया है, इधर का कंपोनेंट होगा बेटा mg क्या, साइन थीटा। याद रखना जब हम लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ा था तो वहाँ पे बहुत सारे केसेस इस टाइप के बताए गए थे, mg साइन थीटा। इसका इधर वाला कंपोनेंट जो होगा बेटा ये आएगा mg कॉस थीटा। फिलहाल यहाँ पे अपना mg कॉस थीटा हम लोग बहुत नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल फ्रिक्शन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन के लिए mg कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है, और इसको नीचे ले जाने के लिए mg साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है। ये फोर्स आपको यहाँ फ्रिक्शन के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब कंडीशन क्या हो रहा है, ये इसे नीचे लाना चाहेगा और फ्रिक्शन उसे रोटेट करना चाहेगा। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो बेटा ये ऐसे रोटेट होते हुए बॉडी कहाँ आएगी, नीचे आएगी। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है, चूंकि रोलिंग बॉडी है, रुक नहीं सकती है, रोल करता, वो फ्रिक्शन यहाँ पे उसे रोल कराने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो उस कंडीशन में वहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जल्दी से फोटो बना लो, फिर हम लोग जल्दी से लिख लें यार। चलिए जल्दी करिए। जल्दी करिए। आपके कुछ सिपाही आए थे जो है नीट के प्रिपरेशन करने के लिए, हाँ हाँ अरुण आपके क्लास वाले, अब वो पहले द्वंद्व से भाग के क्या चले गए, सस्सी में कहे जल्दी वाला जो है। हाँ हाँ बेटा, क्या इधर द्वंद्व ज्यादा है ना, ठीक। बिना पढ़े कहीं नहीं होता बेटा, यहाँ हो चाहे वहाँ हो। हो गया बेटा, चलो देखो। तो ये केस हो गया, इसकी वजह से बॉडी क्या करेगी, रोटेट। अब हमें पूछा जाता है जब ब्लॉक बेटा यहाँ से खिसक के नीचे तक आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक, कितना वेलोसिटी वो गेन करेगा। तो आप लिख लीजिए, लिखिएगा, when body is rolling down on an inclined plane, देखिएगा, velocity of the body when it reaches to the bottom is given by। अब जरा थोड़ा सा कंपेयर कर लो बेटा, हम लोगों ने फ्री फॉल पढ़ा था, सर ने पढ़ाया होगा वन डायमेंशन मोशन में। किसी बॉडी को जब ऊपर से नीचे हम लोग ड्रॉप करते गिराते हैं, तो अगर एच हाइट से वो नीचे बॉडी आके गिरती है तो डाउन यानी कि बॉटम पे आने पे जो वेलोसिटी गेन करता है v=√2gh पड़ा होगा। कुछ याद आ रहा है, किसी बॉडी को, जैसे अगर ये बॉडी है बेटा, इसे एच हाइट से हम गिराए हैं, तो ये जब बॉटम पे पहुंचेगा, अगर एच हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो वेलोसिटी जो गेन करेगा √2gh से क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो वेलोसिटी गेन करेगा वो कितना होगा, √2gh के आपका इक्वल होगा। तो वेलोसिटी गेन विल बी इक्वल टू √2gh। तो कंडीशन हमारा होगा, अगर एच हाइट वो ड्रॉप कर रहे हैं, तो अगर बॉडी को एच हाइट ड्रॉप करेंगे तो वेलोसिटी जो होगा √2gh के क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे चूंकि बॉडी रोल भी हो रही है ना, क्या कर रही है, रोल हो रही है, तो सेम आप वहां से थोड़ा सा जो पीछे भी हम लोगों ने एनर्जी का पढ़ा था रोलिंग मोशन में, तो आपने पढ़ा था रोलिंग मोशन में एनर्जी ट्रांसलेशन एनर्जी प्लस ब्रैकेट 1 + k² r²। यहाँ जो वेलोसिटी आपकी होगी वही जो फैक्टर 1 + k² r² होता था, वो डिवाइडिंग फैक्टर में आ जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम कम है बेटा, तो वेलोसिटी जो होगा बॉटम पे, इसकी वैल्यू आएगी √2gh, जो हमने पहले पढ़ रखा है आपने, अपान 1 + k² कितना, r², ठीक, √2gh अपान 1 + k² r²। ये कंडीशन आपका होता है, कितना होगा इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। हाँ √2gh पूरा है, अपान पूरा रूट में है बेटा 1 + k² अपान r²।
अब यहीं पे लेंगे, अगर इंक्लाइंड सरफेस की लंबाई आपको जैसे हाइट दिया है तो ये फार्मूला यूज कर लोगे बेटा। अगर हाइट ना गिवन हो और आपको इसकी लेंथ दी गई हो, यानी कि लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस दिया गया हो, इसकी वैल्यू अगर दी हो, तो हमें h की जो वैल्यू होगा बेटा, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ो। थीटा के साइड का कंपोनेंट l cos थीटा होता है, थीटा के अपोजिट वाला क्या होगा, l sin थीटा। तो h की जगह पे फार्मूले में क्या लिख लेंगे हम लोग, l sin थीटा। इफ लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि जो हिंदी में होते हैं आनत तल, अगर उसकी लंबाई आपको दी गई, आनत तल बोलते हैं जी, जो भी बोलते हैं आप, जो ये वाला पोर्शन है इसी को शायद आनत तल बोलते हैं, ठीक। तो इसकी लंबाई अगर आपको दी गई है तो हम लोग फार्मूला यहाँ मॉडिफाई कर लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा √2gl sin थीटा। कितना आएगा बेटा, √2gl sin थीटा पर 1 प्लस k²/r²। और अभी हमने k²/r² की वैल्यू अलग अलग बॉडी के लिए निकालना बताया था, ठीक। तो ऐसे ही फार्मूले करके हम लोग रख लेंगे, अभी मेन जो पूछा जाता है आपको लिखवा देंगे, नोट कर लीजिए। दूसरा फार्मूला करिएगा, बोले अगर एक्सेलेरेशन निकालना हो कि जब बॉडी नीचे की तरफ आएगा बेटा तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो नीचे लिखिएगा एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग रोलिंग डाउन is given by, acceleration of the body during rolling down is given by, देखिएगा E इक्वल टू, जब हम लोग बेटा एक्सेलरेशन लिखते हैं तो अगर बॉडी, ध्यान रखो, अगर रोल नहीं करता ऐसे आता तो हम लोग लिखते g sin थीटा आता था। याद करो जब आपने किसमें न्यूटन सलाह पढ़ाया गया था, कोई भी बॉडी अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस पे ऊपर रखे जाते थे तो नीचे की तरफ उस पे लगने वाला एक्सीलरेशन जो होता था, अगर स्मूथ सरफेस पे होता था तो g sin थीटा हम लोग ने लिखा था। तो यहाँ जो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आपकी होगी बेटा वो g sin थीटा अपन 1 प्लस k²/r² हो जाएगा। सीधे जो 1 प्लस k²/r² है उससे डिवाइड आप कर लीजिए, तो वैल्यू आएगा g sin थीटा। वहाँ पे अगर स्मूथ सरफेस होता था तो सीधे g sin थीटा लिखते थे, तो यहाँ आएगा g sin थीटा अपन 1 प्लस k²/r²। फार्मूला भैया याद रखिएगा यार, g sin थीटा अपन 1 प्लस k²/r²। और तीसरा एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, बोले टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द बॉटम, बॉटम तक आने में उसे कितना समय लगेगा, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द बॉटम। बेटा ऊपर से जब चल के नीचे आएगा तो कितने समय में पहुंच जाएगा, टाइम लिखे t इक्वल टू अंडर रूट, इसी का रिवर्स करेंगे, टाइम जब एक्सीलरेशन ज्यादा तो टाइम कम, एक्सीलरेशन कम तो टाइम ज्यादा, ठीक। तो t इक्वल टू, देखो लेंथ आपने लिया इंक्लाइन सरफेस का कितना l, तो 2l ब्रैकेट में 1 प्लस k²/r² अपन g sin थीटा बेटा, ठीक। कितना लिखेंगे, 2l ब्रैकेट में क्या 1 प्लस k²/r² बाई g sin थीटा, ये लिखा है g sin थीटा। हो गया। अब ऐसे पहले थोड़ा सा याद रखिएगा, 4 बॉडी के लिए आपको कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है। एक होता है बेटा सॉलिड स्फीयर, दूसरा हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर या डिस्क आर रिंग। जो सॉलिड बेटा सिलेंडर के लिए होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, वही डिस्क के लिए होता है। जो हॉलो सिलेंडर के लिए हम लोगों ने पढ़ा था वही रिंग के लिए था, उस समय समझाया गया था, ठीक। तो इनके डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए हम लोग को पूछा जाता है कि अगर ऊपर से सेम रेडियस सेम क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक सॉलिड सिलेंडर एक हॉलो सिलेंडर
एक सॉलिड क्या स्फीयर एक हॉलो स्फीयर को छोड़ा जाए तो नीचे पहले कौन पहुंचेगा, नीचे कौन पहले पहुंचेगा, इसका मीनिंग ये हो गया बेटा जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो जल्दी पहुंचेगा। तो अभी बहुत टाइम नहीं है, आप याद रखना अगर सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो सिलेंडर है, तो सबसे पहले जो पहुंचेगा वो सॉलिड क्या स्फीयर, फिर सॉलिड सिलेंडर, फिर हॉलो स्फीयर, फिर हॉलो सिलेंडर। ठीक, देखो जो यहाँ पे मूवमेंट आप के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इस पे रखोगे तो जिसके लिए जी ए की वैल्यू ज्यादा आएगी, भाई जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो जल्दी पहुंचेगा बेटा, जिसका एक्सेलरेशन कम होगा वो लेट में पहुंचेगा। तो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं फॉर सॉलिड स्फीयर कामा सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर कामा हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर एंड हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इसी को हॉलो क्या सॉलिड सिलेंडर की जगह पे हम लोग डिस्क लिख सकते हैं बेटा, क्या डिस्क, और इसे हम हॉलो सिलेंडर की जगह पे लिख सकते हैं क्या रिंग। तो डिस्क रिंग का वही से होता है। तो यहाँ पे जब निकालते हैं बेटा तो ये सॉलिड स्फीयर ऐसे लिख लेना, ये सॉलिड स्फीयर ग्रेटर देन ये सॉलिड सिलेंडर ग्रेटर देन ये हॉलो स्फीयर ग्रेटर देन ये हॉलो सिलेंडर, ये होता है। सो अगर टाइम की बात करेंगे तो जिसका ज्यादा उसको कम समय लगेगा ना, टी सॉलिड स्फीयर लेस देन टी सॉलिड सिलेंडर लेस देन टी हॉलो स्फीयर लेस देन टी हॉलो सिलेंडर। इसका मतलब अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा समझ लो, इतना ही आपको पूछा जाना है। ठीक, बोला गया बेटा अगर ऊपर से ठीक हम लोगों ने 4 बॉडी लिया, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सबको फ्री कर दिया गया डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए, कौन पहले पहुंचेगा, अगर पूछे कौन पहले पहुंचेगा तो आप बोलोगे सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा और क्या हॉलो सिलेंडर सबसे बाद में पहुंचेगा। कौन पहले सॉलिड स्फीयर, कौन सबसे बाद में हॉलो सिलेंडर। ठीक, अगर कहा जाए कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो जो पहले पहुंचा इसका तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा था ना, तो आपको क्या सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा और हॉलो सिलेंडर का एक्सेलरेशन सबसे कम होगा। ठीक, हॉलो सिलेंडर का सबसे कम होगा, यानी कि वो जो अगर ऊपर से फ्री कर दिया जाए नीचे आने के लिए तो सबसे पहले सॉलिड सिलेंडर पहुंचेगा, सबसे बाद में हॉलो क्या क्या सॉरी सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा, सबसे बाद में हॉलो सिलेंडर पहुंचेगा। ठीक, तो याद रखिएगा ये ऑर्डर होता है, नोट कर लीजिए। हो गया। जल्दी करिए। और अगर फार्मूलेट हम लोग करते हैं ऐसे 10 मिनट बाकी है, फार्मूला अलग अलग लिख लो कि बॉडी अगर हमारा ऊपर से नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी क्या फार्मूला बनेगा, उसके एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला बनेगा और टाइम का फार्मूला क्या बनेगा, ऐसे चार्ट टाइप का बना लो। ठीक, लिखिएगा, लिखिए पॉइंट बना लो। बॉडी इज रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, बॉडी इज रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, आप 4 कॉलम बनाओ, जल्दी से नोट करवा देते हैं। 4 कॉलम बनाना बेटा, पहले में बॉडी 4 कॉलम बनाइएगा, 1 2 3 4 बराबर थिकनेस का बना लो, चाहे बराबर चौड़ाई 4 पार्ट में से बांट लो। ठीक, पहले कॉलम में लिखना बॉडी, दूसरे कॉलम में वेलोसिटी एट बॉटम, वेलोसिटी एट बॉटम, दूसरे कॉलम में एक्सीलरेशन, तीसरे कॉलम में टाइम ऑफ डिसेंड, DESCENT, डिसेंड मतलब ऊपर से नीचे आने का समय, टाइम ऑफ डिसेंड। ठीक, लिख लीजिए। पूछा जाना यही है, अगर न्यूमेरिकल बनाते हैं कि कितना होगा तब हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, तो लिखना पहले में सॉलिड स्फीयर, बॉडी में लिखना सॉलिड स्फीयर,
सॉलिड स्फीयर। वेलोसिटी बॉटम पे लिखिएगा √10 GH/7। इसमें k² की वैल्यू रखोगे तो वही आएगा, √10 GH/7। 7/5 आता है, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 तो 10 हो जाएगा, तो √10 GH/7 लिख दें ऐसे, √10 GH/7। ये वेलोसिटी है बॉटम पे। कहाँ पे? बॉटम पे वेलोसिटी उसकी होगी √10 GH/7। दूसरा की एक्सीलरेशन लिखिएगा 5/7 G sin थीटा, 5/7 G sin थीटा। ठीक, टाइम ऑफ डिसेंट लिखना 5/7 G sin थीटा बेटा, 5/7 G sin थीटा। टाइम ऑफ डिसेंट लिखना √14 14L/5G sin थीटा। सब रूट में है पूरा बेटा, 14L/5G sin थीटा हो जाएगा। दूसरा लिखिएगा हॉलो स्फीयर, फॉर हॉलो स्फीयर वेलोसिटी लिखिएगा √6 GH/5, √6 GH/5। एक्सीलरेशन लिखना बेटा 3/5G sin थीटा, एक्सीलरेशन 3/5G sin थीटा। टाइम टेकन लिखना √10L/3G sin थीटा, 3G sin थीटा। अगला लिखिएगा फॉर सॉलिड सिलेंडर, अगला होगा बॉडी क्या, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क कर लेना, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क दोनों के लिए सेम सेम आता है बेटा। ठीक, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क लिखिएगा। इसमें वेलोसिटी √4 GH/3, वेलोसिटी लिखना बेटा √4 GH/3। एक्सीलरेशन 2/3 G sin थीटा, 2/3 G sin थीटा। और टाइम लिखिएगा √3L/G sin थीटा, √3L/G sin थीटा। ये हो गया हमारा सॉलिड सिलेंडर या डिस्क के लिए। और लिखिएगा हॉलो सिलेंडर और रिंग, हॉलो सिलेंडर OR रिंग, हॉलो सिलेंडर और रिंग। लिखिएगा पहला वेलोसिटी √GH, √GH। एक्सीलरेशन हाँ √GH खाली बेटा। एक्सीलरेशन 1/2 G sin थीटा, और टाइम टेकन √4L/G sin थीटा, √4L/G sin थीटा, √4L/G sin थीटा हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेटा। कोई भी बॉडी अगर आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो उसके लिए क्या एक्सीलरेशन होगा, क्या टाइम टेकन होगा, क्या उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक, तो अलग अलग कंडीशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर आप देखते हो तो अगर हम लोग इसी का जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वो सेल्फ आया, अगर बेटा नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको पहले हमें वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जैसे कोई चीज आपको ऊपर चढ़ाना है तो पहले फेंकना पड़ेगा ना, उसकी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वहां पे हमें वेलोसिटी बेटा देना पड़ेगा। ठीक, तो ये अंतर होता है। फिलहाल अपने यहाँ सिलेबस में डाउनवर्ड वाला ही है, तो आप डाउनवर्ड को याद रखिएगा। ठीक, तो ये केस आपका हो गया कि क्या कैसे आप यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, वो निकल जाता है बेटा। तो फिलहाल आपका रोटेशनल मोशन का एंड हो गया। पढ़ाया जाए तभी कम से कम 10 लेक्चर चलेगा। ठीक, लेकिन जो लेक्चर था वो पिछला लेक्चर ही खत्म हो गया है, ये आपको एडिशनल लेक्चर एक दिन देना पड़ा है। ठीक, तो अब देखिए आज क्या बोला गया है, मैटर वगैरह
स्टार्ट कर दिए हैं, एक लेक्चर हो गया। चलिए, मैटर तो कहानी वाली कहानी है यार। बहुत कुछ ऐसा है नहीं फिजिक्स में, ना तो मैटर से बहुत कुछ पुटअप होता है। चलिए, कल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। लिक्विड अलग से पढ़ेंगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो। अरे जब भी होगा बेटा तो पढ़ा है। हाँ, जब आने वाला होगा तो पढ़ा जाएगा यार, ठीक। फिलहाल बेटा बहुत डिस्टर्ब होता है उससे, आपको समझने में भी टाइम भी नुकसान होता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। मैंने पहले ही इस पॉइंट को रखा था कि जो भी चले एक चल जाए, फिर अगला दूसरा चले, वो चाहे। हाँ, अब इसमें रहता है कि पता लगा एक लेक्चर जो है वो 10 दिन के बाद होने वाला है, तो वो सब कोरिलेट नहीं हो पाता है, ठीक। बट शेड्यूल इस तरह से है, बोलते हैं दोबारा, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। अब वो सर बोलते हैं कि सर ऊपर का वो है तो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन बनाने वाले महान थे जिन्होंने बनाया है, पता नहीं पढ़े थे कैसे बना दिए हैं।